आज हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बारे में बताइए या इसका डेरिवेशन बताइए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमको समझना होगा तो मैटर वेव के बारे में समझे, यानी द्रव्य तरंग के बारे में समझे। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग यानी कि मैटर वेव। अब देखिए, द्रव्य तरंग को लेके अगर बात करते हैं, मैटर वेव के लेके बात करते हैं, तो 1922 में 1922 में बात करें तो 1922 में हुआ क्या था कि डी ब्रॉगली ने एक थॉट रखा था, आइडिया रखा था, विचार रखा था, और उन्होंने कहा कि अगर पदार्थ और विकिरण को ध्यान दिया जाए तो पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए, यानी अगर आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है किसके के सब्सटेंस और रेडिएशन के बीच में, तो इसको अलग ना मानकर इसको एक पद्धति में माना जाए कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक वेव के फॉर्म में चलते हैं। किसके फॉर्म में चलते हैं? वेव के फॉर्म में चलते हैं, यानी कि तरंग के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है। और ऐसा ही इस सिद्धांत का सत्यापन किसने किया था? डेविसन और जर्मर ने। किसने किसने किया? डेविसन और जर्मर ने किया था। जो भी सिद्धांत दिया गया था मैटर वेव, यानी कि कोई भी पार्टिकल है, कण है, वो किसके फॉर्म में चलता है? तरंग के फॉर्म में चलता है। यानी पार्टिकल यानी मैटर जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? वेव फॉर्म पे रहेगा। और इसका जो सत्यापन किया था वो डेविसन और जर्मर सर ने किया था। किसने किसने किया था? डेविसन और जर्मर एंड जर्मर सर ने किया था। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट किया था। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, बात करते हैं तो यानी कि डी ब्रॉगली सर ने कहा जो भी गतिमान द्रव्य कण हैं। अब गतिमान द्रव्य कण कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में बात करें, ये सारी चीजें, तो ये एक वेव के फॉर्म में चलते हैं। किस फॉर्म में चलते हैं? तरंग के रूप में चलते हैं। तो आपने क्या कहा कि डी ब्रॉगली सर ने कहा, मैटर वेव में कहा, अगर आपको पदार्थ और विकिरण को आपस में समझना है, परस्पर समझना, तो इनको याद रखना, इनको अलग नहीं समझना होगा, बल्कि इनको ये ध्यान देना होगा कि ये किस फॉर्म में चलते हैं? तरंग के रूप में चलते हैं। और इस बात का पुष्टिकरण आगे चल के किसने किया? डेविसन और जर्मर सर ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसकी क्या किया? सत्यापित किया, यानी इस बात का क्या किया? क्लेरिफिकेशन किया। ठीक है। तो अब टोटली मीनिंग हम लोगों ने ये समझा कि जो भी पार्टिकल चलेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, यानी गतिक, द्रव्यमान, यानी कि बात करें मैटर वेव, ठीक है, जो गतिमान द्रव्य कणे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो किसके रूप में चलती हैं? वेव के फॉर्म में चलती हैं, तरंग के फॉर्म में चलती हैं। ऐसे आप देखने के लिए आप देख सकते हैं, जो किरण पुंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यानी इलेक्ट्रॉन रेज होते हैं, वो देखिए इसी फॉर्म में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव वो तरंग के फॉर्म में ही चलते हैं, वेव के फॉर्म में। तो गतिमान द्रव्य कणों को तरंग रूप में होती हैं, यानी गतिमान द्रव्य कणें जो होती हैं तरंग के रूप में चलती हैं। काइनेटिक मास पार्टिकल आर मूव इन वेव फॉर्म, ये डी ब्रॉगली सर ने बताया। ठीक है। अब बात आती है कि इन द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटॉन है, तो सबसे पहला, जैसा कि हमको पता है, फोटॉन ऊर्जा, अगर बात करें फोटॉन ऊर्जा, ठीक है, यानी फोटॉन एनर्जी, फोटॉन एनर्जी के बारे में आपको पता है क्या होता है? E इजकल टू एच न्यू। क्या होता है? फोटॉन एनर्जी क्या होता है? E इजकल टू एच न्यू। E इजकल टू एच न्यू बात करें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर m गतिक द्रव्यमान की फोटॉन ऊर्जा बात किया जाए, किसकी? m मास पार्टिकल की फोटॉन एनर्जी, m गतिक द्रव्यमान के फोटॉन की ऊर्जा यानी m काइनेटिक मास फोटॉन एनर्जी। तो आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो E इजकल टू mc² होता है, इक्वेशन 2 होता है कि नहीं? E इजकल टू h फोटॉन एनर्जी होता है। और ये अगर देख रहे हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग है? आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग कि m मास पार्टिकल मूवमेंट है, अगर उसमें आप उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, उसकी फोटॉन ऊर्जा की बात करते हैं,
m गतिक द्रव्यमान यानी m काइनेटिक मास, तो उसका क्या आता है E इक्वल टू mc²। ये भी E है, ये भी E है। अब आपको पता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं तो एच न्यू बराबर कितना आ जाएगा, mc² आ जाएगा, या यूं कहें एनसी बराबर कितना आ जाएगा, एच न्यू। तो mc² बराबर कितना आ गया, एच न्यू। तो c² बराबर कितना आ गया, एच न्यू अपॉन m। इक्वेशन क्या कह सकते हैं, थर्ड। तो आपको ये बात पता चल गया कि c के बारे में अगर बात करें तो mc² बराबर एच न्यू हो गया, या c² बराबर क्या करें, एच न्यू अपॉन m कहें, या इसी को अगर हम किस फॉर्म में लिख लें, m के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि काइनेटिक मास के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल के बारे में। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू अपॉन c²। कितना हो जाएगा, m बराबर एच न्यू अपॉन c²। अब आपको पता है कि m इक्वल टू एच न्यू अपॉन c² हो गया, और जो फोटॉन का मोमेंटम होता है यानी फोटॉन का संवेग बात करें तो वो कितना होगा, उसको देख लिया जाए। इसलिए फोटॉन मोमेंटम यानी फोटॉन का संवेग, हिंदी में बात करें। अब मोमेंटम को आपको पता है किससे दिखाया जाएगा, P से। किससे दिखाया जाएगा, P से। अगर दिखाते हैं तो P बराबर, अब क्या होता है, m इंटू सी, और जैसा कि m की वैल्यू कहां पे निकाल चुके, इक्वेशन थर्ड में। तो P बराबर कितना आ गया, m फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से P बराबर m का मान कितना है, एच न्यू अपॉन c²। m का मान एच न्यू अपॉन c² इंटू सी। एक c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब एक c से एक c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए P बराबर एच न्यू अपॉन सी। अब आपको जैसा कि पता है एच न्यू अपॉन सी है, और आपको पता है कि यहाँ पे वेवलेंथ की बात होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चूंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि, तो अगर आपने देखा P बराबर एच न्यू अपॉन कितना आ गया, C आ गया। और अगर आपको इसको चेंज करना हो तो न्यू बराबर क्या होता है, वेवलेंथ के फॉर्म में लाना है, तो न्यू इक्वल टू, यहीं लिख दें, चूंकि न्यू इक्वल टू कितना होता है, या V इक्वल टू सी, न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो यहाँ पर V के बजाय C है, n के बजाय फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा ऐसे है। तो अगर आप यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा। और चूंकि न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा है, तो इसलिए P बराबर H न्यू का मान C अपॉन लैम्डा। तो अब ऐसी कैटेगरी में देख रहे होंगे C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P बराबर H अपॉन लैम्डा है कि नहीं। तो P बराबर कितना आ गया, H अपॉन लैम्डा। अब आपको पता है फोटॉन से रिलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर बात करें तो कितना हो जाएगा। अब वेवलेंथ की बात चल रही है तरंगदैर्घ्य की, तो तरंगदैर्घ्य को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं वेवलेंथ को। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर आपसे पूछा जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताइए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब चूंकि पी बराबर क्या होता है, एम वी, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी, या और ये आगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके फॉर्म में, काइनेटिक मास के फॉर्म में।
तो आपने क्या देखा, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो फोटॉन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, उसके बाद एम जो काइनेटिक मास है उसका आइंस्टीन इक्वेशन कितना हो जाएगा, E बराबर mc स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, h न्यू, m इक्वल टू h न्यू अपॉन c स्क्वायर हो गया। फोटॉन मोमेंटम की बात करें तो P बराबर क्या होता है, m इंटू सी, m फॉर मास हो गया, c फॉर लाइट वेलोसिटी हो गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बात करें तो आपको पता है चूंकि c स्क्वायर हमारे पास है तो P बराबर एच एम सी होता है तो एम की जगह क्या रख दिया, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर रख दिया, सी से सी कट गया, पी बराबर एच न्यू अपॉन सी आ गया। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख दिया, सी से सी कैंसिल तो पी बराबर एच अपॉन लैम्डा आ गया। लैम्डा इक्वल टू कन्वर्ट कर लीजिए एच अपॉन पी, क्योंकि हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, एम वी, चूंकि पी बराबर एम वी। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में जो डेरिवेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में आपसे पेपर में कई बार पूछा गया। दैट्स ऑल।